हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? ए 3, बी 5, सी 9, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण गुजरात ओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु और पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा को औपचारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। उद्देश्य, यह मान्यता भारत में एक एकीकृत हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर देश के परिवर्तन को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी दृष्टिकोण, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि यह कदम भारत की समुद्री यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। ये बंदरगाह अब स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। लाभ, इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन और लाभ पाने के लिए पात्र होंगी, जिससे औद्योगिक भागीदारी बढ़ेगी और हरित निवेश आकर्षित होगा। लक्ष्य, ये पहल भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को बल देगी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला 2 टावर वाला सौर तापीय ऊर्जा स्टेशन शुरू किया है। स्थान और निर्माण, ये स्टेशन चीन के गांसू प्रांत में गोबी रेगिस्तान के गुआजोउ काउंटी में स्थित है। इसे चाइना थरी गॉजेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। तकनीक और दक्षता, इसमें लगभग 27,000 शीशे दर्पण लगाए गए हैं। ये शीशे सूर्य की रोशनी को 2 अलग-अलग 200 मीटर ऊंचे टावरों पर केंद्रित करते हैं। इस 2 टावर, एक टरबाइन डिजाइन से इसकी दक्षता पारंपरिक सिंगल टावर डिजाइन की तुलना में लगभग 25% अधिक हो जाती है। ऊर्जा भंडारण, केंद्रित गर्मी पिघले हुए नमक को 570 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करती है, जिससे ऊर्जा स्टोर हो जाती है। 24 घंटे बिजली, ये भंडारण सुविधा स्टेशन को रात में या बादल वाले दिनों में भी बिजली बनाना जारी रखने की अनुमति देती है, जो पारंपरिक सौर पैनलों की अस्थिरता को दूर करता है। क्षमता, ये स्टेशन सालाना लगभग 5 लाख घरों को बिजली देने का अनुमान है। यह परियोजना चीन के बड़े स्वच्छ ऊर्जा केंद्र का एक हिस्सा है। यह तकनीक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 24 घंटे विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? ए असम, बी केरल, सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल होगा। केरल में पर्यटन को नया आयाम देने के लिए स्पाइस रूट इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत मुजिरिस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अगले 1 साल में मसालों, प्राचीन बंदरगाहों और सांस्कृतिक धरोहरों पर केंद्रित 10 विशिष्ट पर्यटन सर्किट तैयार करेगा। इन सर्किटों का मुख्य उद्देश्य केरल की समृद्ध समुद्री और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना है। खास बात यह है कि ये सर्किट पारंपरिक स्थलों के अलावा खान पान, वास्तुकला और शिल्प जैसी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को भी शामिल करेंगे। शैक्षिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विरासत अध्ययन पर लघु अवधि के पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त परियोजना में 2 प्रमुख संग्रहालयों की भी योजना है। पारंपरिक ज्ञान संग्रहालय, जिसमें मसालों और कला संस्कृति से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित किया जाएगा। खाद्य संग्रहालय कोझिकोड में, जो केरल की विविध पाक परंपराओं को 3D प्रोजेक्शन तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया? ए शाहरुख खान, बी अमिताभ बच्चन, सी दीपिका पादुकोण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण होगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है।
बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है। उद्देश्य, इस साझेदारी का लक्ष्य भारत की मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली को मजबूत करना और मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बातचीत को बढ़ावा देना है, ताकि इस विषय को सामान्य बनाया जा सके। योगदान, दीपिका पादुकोण मंत्रालय के साथ मिलकर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करेगी और ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पहचान, दीपिका खुद डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं और साल 2015 से द लिव लव लाफ फाउंडेशन के जरिए मानसिक जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। कार्य, एम्बेसडर के तौर पर वह टैली मानस जैसे सरकारी कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देंगी और देश के मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। दीपिका ने इस पद को स्वीकार करने पर गर्व व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एक दिन गली क्रिकेट की तरह हर जगह व्यापक हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक का सलाहकार एडवाइजर नियुक्त किया गया है? ए. एलन मस्क, बी. सुंदर पिचाई, सी. ऋषि सुनक, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऋषि सुनक होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंद्रा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? ए. रूस, बी. अमेरिका, सी. जापान, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस होगा। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 की शुरुआत हो गई है। यह अभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस उच्च तीव्रता वाले अभ्यास में लगभग 250 रूसी सैनिक भारतीय टुकड़ियों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में सहयोग बढ़ाना है। इस वर्ष के अभ्यास का प्रमुख फोकस आतंकवाद निरोध है। इसके तहत सैनिक संयुक्त युद्ध अभ्यास, लाइव फायर ड्रिल, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और बंधक बचाव अभियानों का अनुकरण कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन आधारित टोही और हवाई सहायता समन्वय जैसी नवीनतम युद्ध तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। इंद्र सैन्य अभ्यास श्रृंखला, जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, का ये संस्करण दोनों देशों की साझा सुरक्षा रणनीतियों को एक नई परख दे रहा है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? ए. चीन, बी. कनाडा, सी. अमेरिका, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं? ए. जसप्रीत बुमराह, बी. विराट कोहली, सी. रोहित शर्मा, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जसप्रीत बुमराह होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? ए. स्पेन, बी. जर्मनी, सी. फ्रांस, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पेन होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के लिए एक बड़ी घोषणा की है। नागपुर में अब एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में मुंबई में महाराष्ट्र सरकार और स्पेन की जानी मानी कंपनी फेरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस सेंटर के लिए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह कन्वेंशन सेंटर न केवल आधुनिक तकनीक और पर्यावरण अनुकूल निर्माण का एक उदाहरण बनेगा, बल्कि यह नागपुर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाने वाले एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। उन्होंने जोर दिया कि इसका स्थान सभी तरह के परिवहन से अच्छी तरह जुड़ा होना चाहिए। इस मौके पर भारत में स्पेन के राजदूत हुआन एंटोनियो भी मौजूद रहे, जिन्होंने दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों की बात कही। उन्होंने कहा कि स्पेन महाराष्ट्र के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए उत्सुक है। इस समझौते से नागपुर और महाराष्ट्र को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? ए. राजस्थान, बी. तमिलनाडु, सी. उत्तराखंड, डी. इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को एक नई दिशा देते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सरकार ने 4 ऐसी लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिन पर अब तक कम ध्यान दिया गया। ये पहल हाथियों और बाघों जैसे लोकप्रिय जानवरों से हटकर उन प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करती है जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। संरक्षण के लिए चुनी गई 4 प्रजातियां और उनके लिए आवंटित राशि इस प्रकार है। लॉन्ग टेल्ड मेकाक लायन टेल्ड मकाक 48.50 लाख रुपए, मद्रास हेजहॉग 20.50 लाख रुपए, धारीदार हाइना स्ट्राइप्ड हाइना 14 लाख रुपए, कुबड़ादार महसीर मछली हम्प हेडेड मैसीर 17 लाख रुपए। इन फंडों का उपयोग इन प्रजातियों के निवास स्थान की निगरानी, दीर्घकालिक जनसंख्या अध्ययन, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम स्थापित करने और स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाएगा। ये कदम तमिलनाडु के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करेगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।